ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं, या फिर खामोश बैठे रहें। लाइए, कहां तक हो गया इसके अंदर? क्वेश्चन पूछना है? हाँ बोल, क्या है? क्या है? क्या है बता मुझे। 22? नहीं, ये क्रॉप का बोल रहा है, तो क्या हुआ इसमें? कैसे आ रहा है उल्टा? भाई इसके अंदर यूं है कि लीनियर मोमेंटम चेंजेस बाय पी, लीनियर मोमेंटम चेंजेस बाय पी है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो चेंज है, परसेंटेज चेंज जो फ्रैक्शनल बन जाएगा वो 0.2/100 है। लैम्डा इक्वल्स टू एच बटे पी, तो डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा माइनस डेल्टा पी बटे पी, इसको पी नॉट मान ले। अब ये लिखेगा तू 0.2/100, और इधर लिखेगा तू पी बटे पी नॉट, तो पी नॉट बराबर 100/0.2 पी, पॉइंट हटेगा, जीरो कटेगा, 500 पी आ रहा है। हाँ जी। तो लास्ट टर्न पे हमारा अल्फा बीटा गामा डीके का पार्ट चल रहा था। इसके अंदर मैंने आपको बातें बताई थी, अगर अल्फा जाएगा तो मास नंबर 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम। बीटा जाएगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। बीटा माइनस जेड प्लस 1, बीटा प्लस जेड माइनस 1, गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा था कल, और आपको ये भी बताया था कि भाई पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था इसमें, बताया था क्या मैंने? उसमें सीक्वेंस बोली थी ए बी सी, और फिर ये पूछा था कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सीक्वेंस में निकले हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिखो, लिखो। A radioactive element A radioactive element A converts into C, converts into C by emitting 2 alpha, by emitting 2 alpha, 3 beta, 2 alpha, 3 beta. Another element B, another element B, another element B converts into C by emitting 1 alpha, by emitting 1 alpha and 5 beta, 1 alpha and 5 beta. If atomic number, if atomic number and mass number, if atomic number and mass number of A and B, of A and B are A and B are Z1 Z2 A1 A2, Z1 Z2 A1 A2, ठीक है, then correct option is
सेकेंड, देखिए ये एलिमेंट ए है, इसका मास नंबर है A1। इसने एक अल्फा रिलीज, दो अल्फा रिलीज किए ना, कितने अल्फा रिलीज किए? दो। एक अल्फा जाएगा मास नंबर 4 से कम होगा, दो अल्फा जाएगा 8 से कम। तो बताओ फाइनल एलिमेंट का मास नंबर कितना आएगा? A1 माइनस 8। अब फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी में। तो बताओ मास नंबर किसका है? सी का। ऑलराइट, अब बी की बारी। इसका मास नंबर A2 है, कितने अल्फा रिलीज किए? एक। तो फाइनल मास नंबर कितना आएगा? A माइनस 4। बताओ ये मास नंबर किसका है? सी का। ये किसका है? सी का। तो दोनों इक्वल है, तो आंसर आया A1 माइनस A2 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, लेकिन इन ऑप्शंस के अंदर थर्ड भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। जो पहला ऑप्शन, ए का एटॉमिक नंबर है Z1, दो अल्फा रिलीज किए, एक अल्फा जाएगा -2, दो अल्फा जाएगा -4। Z1 -4, 1 बीटा माइनस Z+1, 1 बीटा माइनस Z+1। तो मुझे बताइए 3 बीटा जाएंगे तो +3। बताओ ये फाइनल एटॉमिक नंबर किसका है? किसका एटॉमिक नंबर? सी का। ये सी का है कि नहीं? अब मुझे बताइए बी की बारी। बी का एटॉमिक नंबर Z2 है, कितने अल्फा छोड़े? एक। Z2 माइनस 2, कितने बीटा छोड़े? 5। एक बीटा जाता है +1, 5 जाएंगे तो +5। बताओ ये फाइनल एटॉमिक नंबर किसका है? सी का। ये भी सी का, ये भी सी का, दोनों इक्वल होंगे ना? अब बताओ कितना आ रहा है? Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितने हो गई? -1, 3, 4, 4 आ गया ना ये भी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड। ठीक है भाई, हमने पहले ए के लिए मास नंबर लिखा, इसने दो अल्फा छोड़े हुए थे तो -8 कर दी। अब ये किसका मास नंबर है? सी का। बी का मास नंबर A2 था, इसने एक अल्फा छोड़ा था, सी में बदला था, तो इसका मास नंबर क्या आना चाहिए फाइनली? A2 माइनस 4। ये भी सी का, ये भी सी का, दोनों बराबर हो गए, है कि नहीं? सिमिलरली एटॉमिक नंबर, ए का एटॉमिक नंबर Z1 था, दो अल्फा छोड़े -4, तीन बीटा छोड़े +3, है कि नहीं? एक अल्फा -2, 5 बीटा +5, ये किसका है एटॉमिक नंबर? सी का, है कि नहीं? ये भी सी, ये भी सी, बराबर कर दो। क्या ये Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 4 हो गया? तो फर्स्ट बी साइड, सेकंड बी साइड, तो थर्ड ऑप्शन हो गया ना, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट। सही है। हो गया भाई? yeah. देखो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो सब अल्फा बीटा एमिशन के एग्जाम्पल्स हैं। किसके हैं? यानी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने कंडीशंस यहां लगाई हैं, भाई हम कहते हैं अल्फा जाएगा 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम, बीटा जाएगा मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा माइनस Z+1, बीटा प्लस Z-1। ये किस बेसिस पर बोला? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिफोर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आफ्टर सेम होता है। नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन, नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन बराबर होता है। केवल इस बात की वजह से ये सारी बातें निकल के आ रही है। तो ये खाली रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए नहीं है, तमाम न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। फिजन, फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पेयर प्रोडक्शन, बहुत सारी होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, उन सब में यही कंसेप्ट वैलिड होता है। अब जैसे देखो एक फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, एक एग्जांपल के लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं।
ये यूरेनियम 235, इस पर न्यूट्रॉन का प्रोजेक्शन हुआ, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। अब ये प्लेस मिसिंग है। अब आपसे कहेंगे विच एलिमेंट इज देयर। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा एलिमेंट या फिट होगा, यू पूछेंगे क्वेश्चन। अब बताओ यहां कहीं भी अल्फा बीटा नजर आ रहे हैं क्या? ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन है ही नहीं, ये फिजन रिएक्शन। क्या ये? दिस इज फिजन रिएक्शन। व्हाट इज दिस? भले ही फिजन हो पर है तो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन रिएक्टेंट्स। अरे कितने हैं? 235 और 1 236। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए फाइनली भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होने चाहिए? 236 होने चाहिए। पर तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं? 89 एंड 3 92। इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो इसी एलिमेंट के हैं। सही है। अब सिमिलरली चार्ज कितना है? चार्ज तो फाइनली भी कितना होना चाहिए? 92। पर तुम्हें दिखाई कितने दे रहे हैं? इसका मतलब रिमेनिंग इसी के हैं। अब आपको ऑप्शन में देखना है किसका मास नंबर 144 और एटॉमिक नंबर 56। इसमें सिंबल पता हो नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो दिख जाता है अपने आप ऑप्शन। वैसे मैं बता देता हूं, बेरियम है। क्या ये बेरियम है। 2020 नीट है। सही है। ठीक है भाई, ये एग्जाम में ये आगे ना देखो आते हैं, आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी, लिखते चलो एग्जांपल्स। आज हो गया। देखिए, जैसे मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, आप एक नाम सुना हुआ होगा आपने, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कैंसर क्योर में काम आता है। कोबाल्ट 60 से निकलने वाले गामा रेडिएशन को जो कार्सिजेनिक सेल्स है उन पर डालकर डिस्ट्रॉय किया जाता है। पर आपको मालूम होना चाहिए कोबाल्ट 60 इज नॉट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। कोबाल्ट 60 नेचर में नहीं मिलता, इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए एक स्टेबल एलिमेंट लेते हैं और उसके ऊपर फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, इनका प्रोजेक्शन होता है, इनकी फायरिंग होती है। एक टारगेट रख देते हैं सामने और उसके बाद प्रोटॉन और अल्फा और न्यूट्रॉन है ना, इनकी फायरिंग करते, इनका प्रोजेक्शन होता है। ये जो स्टेबल न्यूक्लियस है ये किसी एक को कैप्चर कर लेते, जैसे मान लो प्रोटॉन की फायरिंग कर रखी है, मान लो कोई प्रोटॉन सीध में आ गया एकदम, उसको एक कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करते ही एलिमेंट चेंज हो गया, नया एलिमेंट आ गया, और वो नया एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट का आइसोटोप बन जाता है। और वो ऐसा आइसोटोप है जो अनस्टेबल।
इनकी हमें जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, ये आइसोटोप्स इंडस्ट्रीज में जाते हैं। जैसे टायर इंडस्ट्री है, टायर बन गया, अब उसमें कोई डिफेक्ट या फ्लॉ तो नहीं है, तो उसका फोटोग्राफ होता है, तो उसके लिए गामा रेडिएशन यूज में लेते हैं। पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है, तो उसकी इमेज बनती है, तो डिफेक्ट होता तो नजर आ जाता है, क्योंकि गामा रेस टायर को पार करके चली जाएगी ना। तो इंडस्ट्रीज में काम आता है। ये स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं, इनमें भी होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो ये कई जगह काम आते हैं। ठीक है भाई, ये नेचर में मिलते ही नहीं, इनको लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है। ट्रीटियम 1H3 नेचुरली अकरिंग नहीं है, बनाते हैं लेबोरेटरीज में। समझ में आ गई बात? प्लूटोनियम, बम बनते, बम, न्यूक्लियर बम होते हैं ना। न्यूक्लियर बॉम्ब का फ्यूल होता है प्लूटोनियम, बट नेचुरली अकरिंग नहीं, इसको भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारी इन्हीं रिएक्शंस की बदौलत तैयार किया जाता है। समझ आ गई बात? इनको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको लिखने का तरीका है XABY। यहां X है टारगेट न्यूक्लियस, क्या है ये? इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट है प्रोजेक्टाइल, इसकी फायरिंग होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं। और बी जो है प्रोडक्ट होता है, यानी जो नया न्यूक्लियस आया उसके साथ निकलता है। अगर इस फॉर्मेट में रिएक्शन लिखी आ रही है तो समझ जाए न्यूक्लियर रिएक्शन, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन है। ठीक है जी। अब देखिए, इसको पहले प्रॉपरली लिखिए रिएक्शंस में। एक्स पर ए की फायरिंग, बना वाई और प्रोडक्ट आया बी। अब फॉर एग्जांपल एक्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कार्बन 14। अब आपसे कहेंगे आइडेंटिफाई एक्स, तो आपको रिएक्शन अरेंज करनी। इस ब्रैकेट का पहला एलिमेंट कौन है? प्रोजेक्टाइल, फायर किया है। इसको आप मास नंबर और चार्ज के साथ लिखेंगे। C614 प्रोटॉन, मास नंबर 1, चार्ज +1। ओके। अब वही चीज वापस आती है, कंडीशन बैलेंस कराओ। क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बिफोर एंड आफ्टर सेम होने चाहिए? तो बताओ आफ्टर कितने हैं? 50। तो बिफोर भी कितने होंगे? पर कितने दिख रहे हैं? 1। तो इसका मतलब बाकी के इसी के हैं। नेट चार्ज कितना है बिफोर? कितने बिफोर? 7। तो इनिशियली भी कितना होना चाहिए? 7। ये 0 है तो ये 7, ये नाइट्रोजन है। ऐसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कर लोगे क्या? बैलेंस कराने नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नेट चार्ज। ये आपके एटमॉस्फेयर में चलती है रिएक्शन। आउटर स्पेस से न्यूट्रॉन आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कार्बन के एक आइसोटोप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रेडियो एक्टिव कार्बन है जो कि कार्बन डेटिंग में काम आती है। ठीक है भाई, आप चिंता ना करें। कार्बन बीटा डीके करता है, वापस नाइट्रोजन में बदल जाता है, इसलिए नाइट्रोजन में कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है जी, ठीक है ना। ये डी के हो गया, वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन। लिखिए न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। लिख लो एज इट इज।
हाँ जी हो गया। अब मुझे बताइए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या कंजर्व रहता है, बताइए। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व होते हैं, नेट चार्ज कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो काय के लिए लाए थे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही था। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता? होता है ना, कंजर्व होता है। मास घटता है, मास जो मैं पूछूं उसको जवाब दो। मास घट कंजर्व रहता है, नो कम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, मास घटता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और टोटल एनर्जी के क्या मायने हैं, किसको? काइनेटिक प्लस रेस्ट मास इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दो फार्मूले होते हैं, इफेक्टिव मास इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। लिखो, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, in nuclear reactions quantities are conserved. In nuclear reactions, in nuclear reaction following quantities are conserved. Following quantities are conserved. लिखो point number 1, point number 1, total number of nucleon, total number of nucleon. Point number 2, net charge. Point number 2, net charge. Point number 3, linear and angular momentum. Linear and linear and angular momentum. Point 4, total energy. Point number 4, total energy. ये लिखो फार्मूले, लिख चुके हैं अपन पहले, दोबारा लिखो। आज हो गए, हो गया। चलो देखिए, यहां पर हम एक सेगमेंट कंप्लीट करते ही, हम रेडियो एक्टिविटी का एक सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, अब एक नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। यहां से अभी का जो सेगमेंट था इंट्रोडक्शन ही मान लीजिए, या अल्फा बीटा गामा डी के, ठीक है जी। अब हम एक नए सेगमेंट में आ रहे हैं, इसके अंदर लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन आए हैं। डालिए रेडियो एक्टिव इसको यूं लिखो, लॉज ऑफ, हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब सुनते रहना, जब मैं कहूं तभी लिखना है। देखिए इधर सामने देखो बस बोर्ड पे, मान लीजिए मेरे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन है। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो यूरेनियम, मेरे पास यूरेनियम का एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन है। जब वर्ड आए फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन, इसका मतलब इसके सारे एटम एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कह दिया यूरेनियम, इसका मतलब सारे एटम
यूरेनियम, इसके सारे एटम यूरेनियम, इसके सारे न्यूक्लियाई यूरेनियम। ओके, सारे न्यूक्लियाई आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे अनस्टेबल हैं, सबको डीके होना है, बट स्टिल दे नेवर डीके साइमल्टेनियसली। ये कभी भी एक साथ डीके नहीं होते, सब आइडेंटिकल हैं, सब कुछ, ये कभी भी एक साथ डीके नहीं होती। ये लाइट स्विच ऑन है, सबकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनको कंटिन्यूअसली स्विच ऑन रखा जाता है। ये फ्यूज होंगी क्या? साथ फ्यूज होंगी? बताओ कौन सी लाइट पहले फ्यूज होगी? बताओ, प्रेडिक्शन करो। यू कांट प्रेडिक्ट, यू कांट प्रेडिक्ट। सिमिलरली over here they never decay simultaneously, but which fast you can't, आप बता नहीं सकते पहले कौन डीके हो। ओके, तो ये रैंडमली डीके होते रहते, कभी कोई ऐसे, जैसे डीके हो गया, ये डीके हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, डीके की जगह खाली हो गई, वहां एक नया एलिमेंट आ गया, यूरेनियम था, थोरियम हो गया, चलता रहेगा। फिर यूरेनियम डीके होके थोरियम में बदला, इधर थोरियम भी अनस्टेबल है, ये डीके होके रेडियम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, तीन एलिमेंट तो आपके सामने ही, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम। इनमें थोरियम बीटा डीकेयर है, यूरेनियम अल्फा डीकेयर है, रेडियम अल्फा डीकेयर है। इसीलिए जब किसी एक स्पेसिमेन से आने वाले रेडिएशन को आप चेक करते हैं तो उसमें अल्फा भी होती है और बीटा भी होती है। अदरवाइज एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, एक ही पार्टिकल को डीके करता है, या तो अल्फा या बीटा। कोई भी एलिमेंट या तो अल्फा डीकेयर होता है या बीटा डीकेयर होता है, लेकिन इस स्पेसिमेन में सारे एलिमेंट बैठे हुए हैं, इसलिए अल्फा भी आ जाता है और बीटा भी आती ना रेस, उसमें अल्फा भी आती है और बीटा भी आती है। दूसरी बात, अगर कोई डीके नहीं हो रहा तो हम डीके करा नहीं सकते, हम नहीं करा सकते डी। हमने कोबाल्ट 60 बना लिया, हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना लिया, लेकिन वो कब डीके होगा हम नहीं कह सकते। हमने कहा प्लूटोनियम 239 बना दिया, 239 बना लिया, हमने सामने रख दिया, हमने कहा ये दावे से रेडियो एक्टिव है, लेकिन वो कब डीके होगा हम नहीं बता सकते। समझ आ गई बात? वो डीके होगा, 100% होगा, पर कब होगा वी कांट प्रेडिक्ट। ओके, हम इनको डीके करा नहीं सकते। अगर डीके हो रहा है तो रोक नहीं सकते, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर ये डीके होने जा रहा है, रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो हम रोक नहीं सकते। हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। टेम्परेचर प्रेशर से न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां एक मजबूत फोर्स बैठा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स। समझे भाई? अगर मान लो कॉपर है, कॉपर को गर्म कर लें, क्या होगा? पिघल जाएगा, वो मेटालिक बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये तो होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस थोड़ी पिघल जाएगा। बताओ, कॉपर को मेल्ट कर लेते तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में पिघल जाता है क्या? आप अभी मॉल्टन कॉपर कहते हो ना, इसका मतलब न्यूक्लियस तो वैसा का वैसा। तो टेम्परेचर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल रिएक्शन, अरे केमिकल रिएक्शन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, न्यूक्लियस का क्या रोल है उसमें? न्यूक्लियस तो वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब रदरफोर्ड ने एक बात नोटिस करी, उन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे एटम्स हैं, इनको कहेंगे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट मतलब इनका डीके होना बाकी है। ये मेरे पास बचे हुए हैं, इनका डीके होना बाकी है।
भाई 1,00,000 के 1,00,000 साइमल्टेनियसली तो डीके नहीं होंगे, पर कुछ तो होंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं 1000 एटम 1 सेकंड में डीके हुए, इसको कहते हैं डीके रेट। क्या बोलते हैं? 1000 हो गए। अब 1000 में कौन हो रहे हैं मैं नहीं कह सकता, रैंडमली इधर उधर से हो गए, एक इधर हो गया एक उधर हो गया, कुल मिला के 1000 हो गए, 2 पीछे से हो गए उधर से। छोड़ रहे बात? 1000 हो गए कुल, ये डीके हो गए, पूरे नहीं हुए एक साथ 1,00,000, 1000 हो गए। अब बचे कितने? 99,000। फिर हमने फिर नोटिस किया कितने डीके हो रहे हैं, तो अब की बार हमें मिले 990%। यानी जैसे आपके पास बचे हुए एटम्स का नंबर कम हुआ, 1 सेकंड में डीके होने वाले एटम्स का नंबर भी सेम रेशियो में कम हो गया। बचे हुए एटम जैसे घटे, 1 सेकंड में डीके होने वाले एटम्स का नंबर भी सेम रेशियो में कम हो गया। वक्त गुजरता रहा, हमारे पास बचे 50,000। ओके, आप फिर ऑब्जर्वेशन लीजिए, आपको मिले 5। यानी जैसे जैसे बचे हुए एटम्स का नंबर कम होता जाता है, 1 सेकंड में डीके होने वाले एटम्स का नंबर भी सेम रेशियो में कम होता जाता। मतलब मेरे पास एटम्स का नंबर आधा हो गया, तो 1 सेकंड में डीके होने वाले एटम्स का नंबर भी आधा हो गया। यह है प्रोपोर्शनल। समझे? यानी डीके रेट बचे हुए एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे? मान लीजिए मैं कहता हूं टाइम t इक्वल्स टू 0 पर बचे हुए एटम्स का नंबर है n0 और टाइम t पर बचे हुए एटम्स का नंबर है n। dn एटम dt टाइम में डीके हुए, इसको कहेंगे डीके रेट। क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा डीके रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट एट दैट इंस्टेंट। यानी जिस टाइम पर तुम डीके रेट देख रहे हो, उसी टाइम के बचे हुए एटम्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये नहीं कि आप 5 दिन बाद कंपेयर कर रहे हो इनिशियल एटॉमिक नंबर से, ना उसी टाइम के। ठीक है भाई? अब डीके रेट टाइम के साथ साथ कम होती रहती है, तो इसको शो करने के लिए हमने माइनस साइन। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट डीके रेट डिक्रीजेज। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे। डीके कांस्टेंट क्या? इसकी बात बाद में करेंगी। आप इस dn बटा n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ये है टाइम t इक्वल टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट n नॉट, टाइम t पर n। 1/x का इंटीग्रेशन कौन सा लॉग? बेस e, नेचुरल लॉग, लॉग e n। अब लिमिट चढ़ा देंगे n0 से n, इधर dt t हो जाएगा, अपर लिमिट आएगी, लोअर तो 0 है। अब अपर लिमिट लेंगे, लॉग बेस ई एन माइनस लॉग बेस ई एन नॉट माइनस लैम्डा टी। लॉग m माइनस लॉग n कैन बी रिटर्न लॉग m बाई n नॉट, है ना, इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। सही है? अब हम लॉग को हटाना चाहते हैं। अगर आप सामने चला जाएगा और सामने वाली वैल्यू उसकी पावर में चल जाए, तो आपके पास आता है n बटे एन नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और फर्क सॉल्व करते ही n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारी रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहला डिराइव्ड रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन ये कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, समय गुजरेगा, बच्चे का नंबर एक्सपोनेंशियली कम होगा। कैसे? एक्सपोनेंशियल डीके इनिशियली फास्ट देन बिकम्स दैट स्लो।
and moves on up to infinite, goes on up to infinite. ये exponential decay है. Initially fast, then becomes slow and goes on infinite. समझ आ गई बात? तो ये डीके जो प्रोसीजर है इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, इसीलिए आज हमको नेचर में देखने को मिलता है. वरना हमारा यूनिवर्स तो करोड़ों साल पुराना है, तो खत्म हो गए होते अब तक. इनका डीके इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, इसीलिए आज हमको देखने को मिल जाते हैं नेचर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है भाई? तो स्टार्ट करो, लिखो, जैसा मैं कहूं वैसा लिखेंगे. लिखो, जैसा मैं कहूं वैसा लिखेंगी. nuclei of a radioactive material, nuclei of a radioactive material decays, nuclei of a radioactive material decays randomly, decays randomly, means we can't predict, means we can't predict whether which nucleus, whether which nucleus will decay first, whether which nucleus will decay first, and it can't be controlled, and it can't be controlled by external factors, by external like temperature, pressure, or chemical reaction. ठीक है? अब लिखो आगे अगली लाइन. decay rate, decay rate of a radioactive material, decay rate of a radioactive material at an instant, decay rate of a radioactive material at an instant is directly proportional, is directly proportional to the number of, to the number of active nuclei left, to the number of active nuclei left at that instant of time, to the number of active nuclei left at that instant of time. देखो ऐसे लिखना है आपको, ये टाइम t इक्वल्स टू 0, एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट एन नॉट, टाइम t एक्टिव न्यूक्लियाई एन, और इसी टाइम पर डी की रेट, यहीं पर डी की रेट ले रहे हैं dn बाय dt. ओके, तो ये अपना रिलेशन है dn बाय dt प्रोपोर्शनल टू n. ये यहां से स्टार्ट. ये लिखो ना जैसे लिखा ही, एज इट इज. टाइम t इक्वल्स टू 0, एक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट,
हाँ जी, हमारे पास रिलेशन आया है, ये कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा बचे हुए एटम्स का नंबर कैसे कम होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डीके जो होता है वो होता है इनिशियली फास्ट देन बिकम स्लो एंड गोज आउट अप टू इनफाइनाइट। लिख लिया हम लोग। अब इसको मैं ग्राफिकली बताता हूं इस रिलेशन को। ये टाइम टी है, ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट है। बताओ टी की जगह अगर 0 लिख दूं, इसकी पावर 0 तो वैल्यू 1, तो कितना बचेगा, एन नॉट बचेगा ना। तो ये ग्राफ स्टार्ट होता है एन नॉट से, इनिशियली फास्ट रेट से कम होता है और फिर स्लो हो जाएगा, और कब तक चलेगा, इनफाइनाइट। इनका डी के इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, इसीलिए तो नेचर में देखने को मिल जाती है, वरना तो गायब हो गए तो अब तक। कई बार इसके अंदर एक ग्राफ पूछते हैं आपसे, लॉग ऑफ एन वर्सेस टाइम, लॉग ऑफ एन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ पूछ रहे हैं आपसे। लॉग ऑफ एन है ना, इसको इधर भेजो। तो मेरी बात सुनिए, आपके पास है लॉग ऑफ एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, है ना। इसको उधर देखें, भेजेंगे तो प्लस हो गया ना ये। बताओ इनिशियल नंबर तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, टाइम। टाइम की पावर कितनी है, 1। टाइम की पावर 1 है तो इस पूरे होल ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1। तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। पावर 1 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट, स्लोप, ये ऐसा, स्लोप नेगेटिव हो गया, माइनस लैम्डा, और ये हो गया लॉग ऑफ एन नॉट। सही है। अब यही प्लॉट यूं भी पूछ लेते हैं, यही ग्राफ, टाइम टी, लॉग ऑफ एन बटे एन नॉट, लॉग ऑफ एन बटे एन नॉट, भाई लॉग ऑफ एन बटे एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी है ना। इंटरसेप्ट 0, स्लोप नेगेटिव, यानी ओरिजिन से पास होगी और स्लोप नेगेटिव। सही है। और स्लोप किसके बराबर है, माइनस लैम्डा। ठीक है, बनाइए। हो गया। अबे समझ तो आ रहे हैं ना तुम लोगों के। अच्छा, स्ट्रेट लाइन को पीछे क्यों नहीं ले जा सकता मैं, टाइम नेगेटिव नहीं होता, प्रोड्यूस किया जा सकता है, डॉटेड लाइन से दिखा दो, लेकिन सॉलिड लाइन नहीं बन सकती, यानी ग्राफ बनेगा ही नहीं इस जगह, टाइम नेगेटिव नहीं होता ना।
मिटा दो। देखो एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, आपके सामने जितने भी फार्मूले आएंगी वो सब एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट के लिए हैं, जितने घट गए उसके लिए नहीं। हाँ, जो बच गए, जिनका डीके होना बाकी है, वो फार्मूले हैं ये, जिनका डीके होना बाकी है। जो डीके हो गए वो नहीं, उसके लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर क्वेश्चन कहता है डीकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई बताओ कितने घट गए। मान लो मेरे पास इनिशियली 1000 है, फाइनली 100 बच गए, कितने कम हो गए? 900। तो आपने इनिशियल लेफ्ट में से फाइनल लेफ्ट माइनस किया ना, तो सिमिलरली इनिशियल लेफ्ट में से प्रेजेंट नंबर माइनस, ये भी बचे हुए एटम, ये भी बचे हुए, ये टाइम टी के बचे हुए एटम, ये टाइम टी इक्वल्स टू 0 के। अब आप ये फार्मूला फिट करेंगे, एंड नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एंड नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम जैसे जैसे गुजरेगा ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये डिफरेंस बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा? बढ़ता हुआ। देखिए ये टाइम टी है, ये नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियार, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियार। इनिशियली एक भी डीकेड नहीं था, इसलिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा डीकेड एटम्स का नंबर बढ़ता जाएगा, और एन नॉट वाली लाइन को कहां जाके टच करेगा? ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ये माना जाएगा सारे डीके हो गए। ठीक है जी, लिखिए। ठीक है, अब एक रास्ते में हमने एक बात कर, कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा, ओके, ठीक है। देखो अपने पास इनिशियली रिलेशन ये आया था ना, dn बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, यही आया था ना ये। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूं? माइनस dn बाई डी टी बटे है, मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, दोनों के एक एक लाख एटम है, 1 लाख। अगर दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम बराबर है तो जरूरी ना है कि एटम्स का डीके में पार्टिसिपेशन भी सेम होगा। जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसके नंबर ऑफ एटम
ज्यादा डीके हो। मान लो मैं कहता हूं इसकी डीके रेट है 1000 पर सेकेंड, जबकि इसकी डीके रेट है 50 पर सेकेंड। तो बताइए सेम नंबर ऑफ एटम्स, बट डीके रेट किसकी ज्यादा है? तो ये ज्यादा एक्टिव है। तो लैम्डा रिप्रेजेंट, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लैम्डा मिला हुआ है तो उसको देख के आप सीधे कहो कि ये ज्यादा एक्टिव है या ये कम एक्टिव है। तो लैम्डा रिप्रेजेंट्स एक्टिवनेस ऑफ ए मटेरियल एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी है ना, वहां कांस्टेंट के आता है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो केमिकल रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए थोड़ा क्लियर कट रहना है। अरे है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? पैटर्न पे चलती। क्यों चलती है पैटर्न पे? नेचर ने बनाए है ऐसा, नेचर ने उनको बना। ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब इंपेरिकल लॉज हैं, यानी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है बस। क्यों हो रहा है इसका रीजन थोड़ी है, नेचर ने बनाए ऐसा इनको। समझे ये बात? तो ध्यान रखना, वो केमिकल रिएक्शंस है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहां लैम्डा टाइम पे, टेम्परेचर पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है ना, ये डिपेंड नहीं करता। बताओ एक स्टेबल एलिमेंट है, उसका डीके कांस्टेंट क्या होगा? स्टेबल है, जीरो होता है उसका। ठीक है, यूनिट की बात करें तो मुझे बताइए नंबर ऑफ एटम। तो नंबर का तो यूनिटलेस है, ये भी नंबर है, तो इसकी यूनिट आएगी टाइम इनवर्स, जिसको आप कह सकते हो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स। ये तो ईयर्स में भी चलता है, ईयर। लाइट ईयर कौन कह रहा भैया? कौन कलाकार है? लाइट ईयर तो डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है भाई, देखो लिखिए, लिखो डीके कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। डीके कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। Decay constant depends on nature of material. Larger is the value of lambda. Larger is the value of lambda. Larger is the value of lambda. Larger is the activeness. Larger is the activeness. It is independent of. It is independent of time, temperature, pressure. Time, temperature, pressure, or chemical reaction. ठीक है, नीचे लिखिए फॉर स्टेबल एलिमेंट लैम्डा इक्वल्स टू 0. For a stable element lambda equals to 0. इसकी यूनिट लिख लेना टाइम इनवर्स। देखो इधर देखो सामने बोर्ड पे, रदरफोर्ड ने, इधर हो गया ना, लिख लिया। अरे यूनिट लिखने की कह रहा था मैं, लिख लिया ना, बस और कुछ नहीं लिखना। देखिए रदरफोर्ड ने ये वेरियस एलिमेंट्स के लिए ग्राफ प्लॉट किए।
और इस एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ में उनको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने एक बात नोटिस करी, फॉर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट देर इज ए सर्टेन टाइम स्पान, देर इज ए सर्टेन, एक सर्टेन टाइम इंटरवल आता है जिसके अंदर उसके बचे हुए एटम्स का नंबर इनिशियल का हाफ हो जाता है, हाफ डीकेड, हाफ लेफ्ट, हाफ डीकेड, हाफ लेफ्ट ओवर। ओके, अगर उतना ही टाइम स्पान फिर गुजार दिया जाए तो बचे हुए एटम्स का नंबर रिमेनिंग का हाफ, बचे हुए का हाफ, उतना ही टाइम स्पान फिर गुजार दिया जाए तो बचे हुए का हाफ। ओके, हाफ का हाफ का हाफ। एक एलिमेंट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, चाहे तुम उस एलिमेंट के 1,00,000 एटम लो, 2,00,000 एटम लो, 10,00,000 एटम लो। जैसे मान लो मैं कहता हूं रेडियम, रेडियम का ये स्पान होता है 1600 ईयर्स, 1600 ईयर्स, 1600 ईयर्स। मान लो मेरे पास 10 मिलियन एटम्स हैं, तो 1600 ईयर्स में वो 5 मिलियन रह जाएंगी। अगर मेरे पास रेडियम के 1000 एटम है, ईयर में 500 रह जाएंगी। ये है कहने का मतलब, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड नहीं करता है भाई, इसको इस टाइम पर आधा करना है बस, इसलिए फर्क इतना होता है, नंबर ऑफ एटम जब लार्ज होते हैं तो डी के रेट फास्ट होता है, जब नंबर ऑफ एटम कम रह जाते हैं तो डी के रेट स्लो हो जाता है, ताकि उस टाइम स्पान को मेंटेन किया जाए। तो बताइए, क्या ये टाइम इंटरवल है जिसमें बचे हुए एटम्स का नंबर हाफ होता है इनिशियल का? हाफ लेफ्ट, हाफ डीकेड, 50% लेफ्ट, 50% डीकेड, इसको नाम दिया गया हाफ लाइफ। इसको कैपिटल टी और टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मुझे बताइए, अगर वक्त गुजर गया हाफ लाइफ के बराबर, तो बचे हुए एटम का नंबर इनिशियल का हाफ हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन में रखना चाहता हूं। देखिए, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा हाफ लाइफ, तो ये बन गया है एन नॉट बाई 2, एन नॉट से एन नॉट कट गया ही, इसको नीचे लाओ, रेसिप्रोकल करो, क्या 2 इक्वल्स टू ई की पावर लैम्डा टी? जैसे लॉग हटाया था तो लॉग बेस ई 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी, तो हाफ लाइफ आता है E2 बाय लैम्डा। लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग भी कहते हैं, इसलिए इसको एलन साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करो तो 2.303 से मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं फाइनल रिजल्ट 0.693 बाय लैम्डा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। अब देखो, जिसका डीके कांस्टेंट लार्जर होगा उसकी हाफ लाइफ कम होगी। तो याद रखना, जितनी शॉर्ट लाइफ होगी, जितनी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी, वो उतना ज्यादा एक्टिव होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वो धड़धड़ाता हुआ डीके होता हुआ आएगा। अगर मैं यूरेनियम और रेडियम का कंपैरिजन करूं तो रेडियम मच फास्टर, या हम सीधे बोले 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एक्टिवनेस होती है उसकी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यूरेनियम स्लो डीकेयर है, उसकी हाफ लाइफ लार्ज है, इसलिए तो आज नेचर में है, वरना खत्म हो गया होता। ठीक है जी, लिखो एज इट इज, लिखो जो बोर्ड पे लिखा है एज इट इज बनाइए।
हाँ भाई हो गया ये। हाँ भाई, अगर तुम्हें डी के कांस्टेंट दे रखा हो, हाफ लाइफ पूछे तो आ जाएगा ना, और हाफ लाइफ दे डी के कांस्टेंट तो हो जाएगा। इधर देखो, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट कितने? एक हाफ लाइफ गुजर गई, कितने? एक हाफ लाइफ और गुजर गई। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एन नॉट हाफ की पावर 0, एन नॉट हाफ की पावर 1, एन नॉट हाफ की पावर 2। बोलिए, सपोज एन हाफ लाइफ गुजर गई, तो बचे हुए एटम्स का नंबर एन नॉट हाफ की पावर एन। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। मान लो आपसे कहे 5 हाफ लाइफ्स गुजर गई, तो कितने एटम बचेंगे? तो आपको एन की जगह 5 लिख देना, तो 2 की पावर 5 32, तो आप कहेंगे एन नॉट बाय 32। 6 हाफ लाइफ 64, एन नॉट बाय 64। लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना एग्जाम में एन हाफ लाइफ का टोटल टाइम ड्यूरेशन या तो गिवन होता है या पूछा जाता है। स्मॉल एन ना पूछकर स्मॉल टी पूछा जाता है। स्मॉल टी अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है ये, जबकि कैपिटल टी फिक्स है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर इस एक्सप्रेशन को मैं यूं लिखूंगा, एन इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर स्मॉल टी बटे कैपिटल, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ठीक है भाई, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ओके, स्मॉल टी इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन एंड कैपिटल टी हाफ लाइफ। इंस्टीड ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको दिया जाएगा या तो टोटल टाइम ड्यूरेशन या ये पूछा जाएगा, तो मैंने स्मॉल एन को लिख दिया स्मॉल टी बटे कैपिटल। ये दिखने में अजीब सा फार्मूला है, पर इसकी एप्लीकेशन बहुत इजी है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आपसे, हमारे पास जो ये फार्मूले है ये बचे हुए एटम्स के लिए, डिकेड के लिए नहीं है। ये लेफ्ट नंबर ऑफ एटम्स है और ये लेफ्ट फ्रैक्शन है, लेफ्ट फ्रैक्शन है। आपके 90% क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के इन्हीं फार्मूले से सॉल्व होंगे, और हर साल, लगभग हर साल, वो तो एक आध साल छूट जाता होगा, हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है भाई, इस फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, थोड़ा ध्यान रखना। मैं अगेन कह रहा हूं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर, क्या ये? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर लेफ्ट, और इसको कहेंगे हम लेफ्ट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लिखिए।
स्मॉल टी हाफ लाइफ, स्मॉल टी गिवन टाइम और रिक्वायर्ड टाइम, मतलब बीता हुआ टाइम है, टाइम जो गुजर चुका है, एंड कैपिटल टी इज हाफ लाइफ। अगर क्वेश्चन में डिकेड फ्रैक्शन दे रखा हो तो आपको लेफ्ट फ्रैक्शन लाने के लिए 1 में से माइनस करना है, तो जानते हैं ना। एक बात ध्यान रखना, आपके नीट के अंदर ये जानबूझ के डिकेड फ्रैक्शन देते, जानबूझ के। याद रखना है फार्मूले तभी यूज में आएंगे जब लेफ्ट फ्रैक्शन होगा। जबकि नीट के अंदर जानबूझ के डिकेड फ्रैक्शन देते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पहले लेफ्ट फ्रैक्शन, ठीक है ना। 1/3 डिकेड, 2/3 लेफ्ट, यहां आप 2/3 लिखेंगे। एक है ना, यहां पर हाफ के फैक्टर्स ज्यादा आएंगे, तो आप इनको थोड़ा पहचान लेना। अगर आप पहचान लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा बिना फार्मूले के। जैसे अगर मान लो फ्रैक्शन बचा हुआ आ रहा है हाफ, तो इसका मतलब अगर फ्रैक्शन है 1/4 तो ये 2 हाफ लाइफ, 1/8 तो ये 3 हाफ लाइफ, 1/16 तो है 4 हाफ लाइफ, 1/32 तो है 5 हाफ, 1/64 तो है 6 हाफ लाइफ, 1/128 तो 7 हाफ लाइफ, 1/256 तो ये 8 हाफ लाइफ। समझ गए। अगर ये फ्रैक्शंस आप देख लें, ये एक नजर से देख लें, अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप फटाक लगे से बिना, अब होने को तो 9 भी होता है, 1/2 512, 9 हाफ लाइफ, 1/1024, 10 हाफ लाइफ, ज्यादा नहीं आती, 8-9 तक ही रह जाएंगे। छोड़ रहे बात। अगर आप इन फ्रैक्शंस को पहचान लेते हो तो आपके कई क्वेश्चन तो वैसे हो जाएंगे बिना फार्मूले के, ठीक है। अब अपन इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। लिखो, लिख लो, साइड में लिख दो। ये फ्रैक्शंस आपकी निगाह के सामने से गुजरे हुए हैं, इसलिए आप देखते पहचान लें इनको। हो गया, लिखो। इन 240 ईयर्स, हाँ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। इन 240 ईयर्स 7/8 part atoms of a radioactive material, 7/8 part atoms of a radioactive material decays. 7/8 part atoms of a radioactive material decays. Find the time in which its 31/32 part atoms decays. 31/32 part atoms decays. सुनो, जानबूझ के क्वेश्चन में फ्रैक्शन डिकेड के दिए हैं, और याद रखना ये फार्मूले लेफ्ट के हैं, तो आप पहले लेफ्ट फ्रैक्शन लाएंगे। देखो
टाइम t इक्वल्स टू 240 ईयर्स के अंदर डीके कितना हुआ 7/8, तो लेफ्ट कितना, बस। अब आप यहां लिखेंगे 1/8। अब n/n0 की जगह लिखा आपने 1/8 इक्वल्स टू हाफ, बीता हुआ टाइम है 240 बटे हाफ लाइफ। क्या 1/8 को लिख सकते हैं हाफ की पावर 3? पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर कहता है बेस सेम, इफ बेस से पावर सेम होंगी तो बाय कंपैरिजन 3 इक्वल्स टू 240 बाय टी, तो टी हो गया 80 इयर्स। अब वापस लगाएंगे फार्मूला। अब टाइम पूछा है डिकेड 31/32, तो लेफ्ट ओवर 1/30, 1/32 इक्वल्स टू टाइम पता करना है, हाफ लाइफ आ चुकी है 80। अब 1/32 को हाफ की पावर 5 लिख सकते हैं, बेस से पावर मस्ट बी सेम, तो 5 इक्वल्स टू टी बाय, तो टी इक्वल्स टू 400 इयर्स। सही है। ये फार्मूले की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस इसी से बनता है। अब देखो मेथड 2 जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो मेथड 2, दूसरा मेथड, ठीक है वो तो हो गया। अब आप सामने देखो दूसरा मेथड बता रहा हूं, बताइए कितना बचा था, कितनी हाफ लाइफ, इसका मतलब 240 3 हाफ लाइफ का टाइम है, ये एक हाफ लाइफ आ गई बिना फार्मूले के। अब कितना फ्रैक्शन बचने की बात कर रहा है, 1/32, कितनी हाफ लाइफ, इसका मतलब आपसे पूछा है 5 हाफ लाइफ का टाइम, तो 5 × 80 4, डायरेक्ट आ गया ना। लेकिन इसमें ये तभी निकलेगा जब आपको फार्मूले पे कमांड हो, फार्मूले पे कमांड होती तभी होता है। अभी बिना फार्मूले ही कर दिया, फ्रैक्शन देख के, खाली क्या देख के, फ्रैक्शन। भाई फर्स्ट केस में 1/8 फ्रैक्शन है, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ है, इसका मतलब 240 ईयर्स, 240 ईयर्स 3 हाफ लाइफ का टाइम है, तो मैंने लिख दिया एक हाफ लाइफ कैपिटल टी है, तो 3 हाफ लाइफ 3t हो गई इक्वल्स टू 240, तो टी आ गया 80 ईयर्स। फिर सेकंड केस में टाइम पूछा है, लेफ्ट फ्रैक्शन है 1/32 जो कि 5 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ अगर 80 ईयर्स है तो 5 हाफ लाइफ का टाइम हो गया 400 ईयर्स। ठीक है, समझ में आएगी, हो जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम। खूब सारे हैं, खूब सारे भर भर के हैं आपके मॉडल में, खूब करना है इनको, समझ रहे बात, आराम से होंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन बोलू, लिखो, पढ़ने क्यों मना कर रहे हो, एक लिखो लिखो, मैं मिटाता जाता हूं। इन टाइम t1, in time t1 1/3 atoms, in time t1 1/3 atoms of a radioactive material decays, in time t1 1/3 atoms of a radioactive material decays, in time t2 in time t2 2/3 atoms decayed, in time t2 2 decayed,
if half life is 50 years, 50 years, find time interval T2 minus T1. Time interval T2 minus T1. टाइम T1 में कितने डिकेड हुए? 1/3, तो लेफ्ट ओवर 2/3 है ना। टाइम T2 में डीके कितने हुए? 2/3, तो लेफ्ट ओवर 1/3। अब एक बार मैं फार्मूले से करके दिखा रहा हूं इसको। जब भी फार्मूले से करो, ये टाइम इंटरवल वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, आप ये आपके 2-3 बार देखना, आप नजर आएंगे। टाइम इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का तरीका ये होता है, अगर फार्मूले से कर रहे हो तो बड़े टाइम की इक्वेशन पहले लिखो। बड़ा टाइम कौन? T2। कितने लेफ्ट? हाफ T2 बटे हाफ लेफ्ट। लगा दिया फॉर्मूला। T2 में 2/3 लेफ्ट, हाफ की पावर T1 बटे T। डिवाइड करो, 1/3 से 1/3 कट गया, हाफ बचेगा ना। ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी ना, तो 1/T कॉमन, T2 माइनस T1। अब बताइए मुझे, अगर बेस सेम तो पावर मस्ट बी सेम। तो कितना आ रहा है? 1 इक्वल टू 1/T, T2 माइनस T। तो बताइए टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? हाफ लाइफ के बराबर, जो कि 50 साल। ठीक है ना, समझ में आया? अब इधर देखो, मेथड 2। मेथड 2 केवल सोचने वाला मेथड है, कोई फार्मूले नहीं होते इसमें। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ये एक फिक्स पैटर्न पे चलती हैं, नेचर ने बनाया ही ऐसा है। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं कहता हूं एक हाफ लाइफ में नंबर ऑफ एटम हाफ हो गए, तो एक हाफ लाइफ में फ्रैक्शन भी हाफ होगा, परसेंट भी हाफ होगा। फ्रैक्शन भी हाफ होगा, चाहे इनिशियली कुछ भी दे रखा हो, चाहे इनिशियली कुछ भी दे रखा हो। बताओ मेरे सामने फ्रैक्शन कितना लेफ्ट ओवर, अब कितना? अब 2/3 का आधा करो, तो एक हाफ लाइफ का टाइम इंटरवल है। डायरेक्ट आंसर। समझे नहीं समझे? कुछ भी लिखा हो फ्रैक्शन, उससे कोई मतलब नहीं। एक हाफ लाइफ में आधा ही बचेगा, तो इसका आधा करो। 2/3 का हाफ कितना हुआ? 1/3। तो इसका मतलब ये टाइम इंटरवल एक हाफ लाइफ है। डायरेक्ट आ गया ना आंसर। समझ में आएगी नहीं? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, देखिए टाइम T1 में डीके हुए 1/5, टाइम T2 में डीके हुए 4/5। अब मैं पूछूं ये टाइम इंटरवल बताओ कितना है? T2 माइनस T1 कितना है? अब बताओ लेफ्ट कितना, पहले लेफ्ट देखो, और ये अब 4/5 का हाफ करो, 4/5 का हाफ 2/5, 2/5, एक हाफ लाइफ हो गई। अब इसका फिर हाफ करो, 1/5, एक हाफ लाइफ यहां गई। तो T2 माइनस T1 कितना आया? 2T। समझे? इस बात से कोई मतलब नहीं लिखा हुआ क्या है, आप तो बस आधा कर दो उसको, क्योंकि रेडियोएक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। समझ में आएगी बात? तो बिना फार्मूले के डायरेक्ट हो जाते हैं। फोर बाई फाइव का हाफ 2/3, 2/5, 2/5 का हाफ 1/5, यानी ये टाइम इंटरवल दो हाफ लाइफ। अब एक क्वेश्चन और इसी से मिलता जुलता है, बस ये लास्ट है आज का, ठीक है ना? ठीक है, लिखो, हाफ लाइफ 30 years,
half life 30 years, find time interval. Half life 30 years, find time interval. Find time interval between 40% decay, 40% decay and 85% decay. कितना हो गया ना फटाक लगे से? चाहे फ्रैक्शन हो चाहे परसेंट हो, आधा हो जाएगा हाफ लाइफ में। ये नीट का क्वेश्चन है, ये वाला भी और इससे पिछले वाला भी, 1/3 वाला। देखो, डिकेड, लेफ्ट ओवर। मैं कहता हूं टाइम T1 में 40% डीके हुए तो बचे कितने? 60। टाइम T2 में 85% डीके हुए तो बचे कितने? 15। इस बात से कोई मतलब नहीं कि कितना लिखा है परसेंट, आप तो आधा कर दो। 60 का आधा एक हाफ लाइफ, 30 का आधा 15। तो बताओ ये टाइम इंटरवल कितना हो गया? 2T, 2 × 30, 60 आवर्स। क्या ये? ईयर्स। ठीक है भाई। हाँ जी, समझ में आएगा तरीके? लाओ मॉड्यूल। बिगनर बॉक्स 2 तो हो ही गया था। बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, बिगनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 3, 5, 6। ठीक है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, 58, 60, 63, 64, 65, 68। नंबर ऑफ एटम की जगह मास लिखा हो ना। 70, 78, 80, 81, 83, 85। सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर 17, 18, 25, 27, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज, ट्वेंटी 24, 25, 31। ये लो, कर लेना इनको, ठीक है ना? ओके, हैव अ नाइस टाइम। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें भी मैं विदा कर दूं। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।